वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उस लड़की को बाहर फेंकने से हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, इंद्र शारदा ने कहा। तो इंद्र पीछे दोनों हाथ बांधे मुड़े और शारदा को देखते हुए कहा, शारदा तुम समझ नहीं रहो, वे लड़की इस घर से जाएगी तभी दूसरी लड़की इस घर में आएगी जो वीवन के जन्मदिन के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगी। समझ में तो तुम नहीं रहे इंद्र, अगर वीवन को हमारी बताई लड़की से शादी करनी ही होती तो माहिरा से नहीं कर लेता। शारदा ने जैसे उन्हें याद दिलाया तो इंद्र ने कहा, करता जरूर करता, पर उसे पहले ही पता चल गया था कि माहिरा के कैरेक्टर के बारे में, और वीवन अपनी प्रॉपर्टी ऐसी किसी लड़की के हाथ में तो कभी नहीं जाने देगा जो माहिरा जैसी हो। पर माहिरा के अलावा अब हमें दूसरी लड़की कहाँ से मिलेगी इंद्र? मिलेगी शारदा, जरूर मिलेगी, लड़कियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इंद्र ने कहा। शाम हो चुकी थी, आर्यन आईसीयू में बेड पर सो रही थी। समी और प्राण आर्यन से मिलकर जा चुके थे। वीवन आईसीयू के सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ काम कर रहा था और नव्या उसके सामने आईसीयू में बैठे एक दूसरे से बातें कर रही थी। नर्स पिछले कुछ घंटों से न जाने उन दोनों से कितनी बार कह चुकी थी धीरे आवाज में बात करने को, पर दोनों लड़कियां तेज आवाज में बात करने की आदि थे तो तेजा दिमाग करना मुश्किल काम था दोनों के लिए, फिर भी कोशिश बरकरार थी। वेदांत आर्यन को गोली कैसे लगी? वेदांत की मेंशन से वापस लौटने पर आईसीयू में के अंदर आते ही नव्या ने सोफे से उठकर वेदांत से सीधा सवाल किया था। तो वेदांत जो वीवन के पास जा रहा था वो रुककर वीवन को देखने लगा। तो वीवन ने पहले रिया को देखा, फिर नव्या को, फिर वेदांत को देख कर नामे गर्दन हिलाई और अपना काम करने लगा। हाँ वेदांत, आर्यन को गोली कैसे लगी? कहते हुए रिया भी सोफे से उठी और वेदांत के पास चली आई। तो वेदांत ने सोफे पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान से दोनों से पूछा, नव्या रिया तुम दोनों को याद है उस दिन बार में क्या हुआ था? किस दिन? कहते हुए नव्या वेदांत के बगल में बैठी। अरे उसी दिन जिस दिन एक आदमी ने आर्यन के साथ बदतमीजी की थी। और नव्या, तुमने उस आदमी का सिर फोड़ा था? वेदांत ने नव्या की तरफ देखकर उससे पूछा। तो रिया ने नव्या के बगल में सोफे पर बैठते हुए तपाक से कहा, हाँ मुझे याद है, हाँ बस वही सीन कल रात की पार्टी में हुआ था। कल हम आर्यन और भाई एक पार्टी में गए थे तो वहीं हुआ सब कुछ। वेदांत ने कहा, आर्यन तुम्हारे और मिस्टर आहूजा के साथ पार्टी में क्यों गई थी? रिया ने कहा, और कहते वक्त उसकी नजर वीवन पर थी क्योंकि वह मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? रिया अगर मेरी असिस्टेंट मेरे साथ पार्टी में गई थी तो हम वीवन ने सर्द लहजे में रिया से पूछा। तो रिया हड़बड़ाई, नहीं मिस्टर आहूजा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? रिया ने कहा। तो नव्या बड़े बहादुरी से बोली, हाँ मुझे तो है, और तुझे प्रॉब्लम और तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? वीवन ने पूछा। क्योंकि वो मेरी दोस्त है और आप मेरी दोस्त को ऐसे रात में बाहर नहीं ले जा सकते। वीवन पर नव्या ने तुर्की कहा। तो वीवन ने नव्या को घूरते हुए घुटने पर सर पे चढ़ाया। नव्या वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसे ले जा सकता हूँ और इसलिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को उसे कहीं ले जाने के लिए मेरी परमिशन लेनी चाहिए। वीवन ने तंज कसा। तो नव्या चिड़ी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप उसके पति हो। नव्या ने कहा। तो वीवन मुस्कुरा, मेरा बिहेव पति की तरह लग रहा है तो पति ही समझ लो मुझे उसका, वीवन ने बड़े प्राउडली कहा। और यहाँ वीवन के पास सुन लिया। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वीवन को जिसके चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट छाई हुई थी और यही उसकी मुस्कुराहट देख नव्या बुरी तरह जली भुनी। वाकई में इस लड़के की ढिठाई की कोई हद नहीं थी। और यहाँ से शुरुआत ही नव्या और वीवन के नोक-झोंक की कहानी। नव्या ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला है ताकि वेदांत ने कहा, आप दोनों लड़ना बंद करो, उस टॉपिक को खत्म करो। तो नव्या ने अपना मुंह बंद किया और वीवन को घूरने लगी और वीवन नव्या को इग्नोर कर अपना काम करने लगा। 2 दिन बीत चुके थे। आज वीवन आर्यन को मेंशन वापस लेकर आ गया था। उसकी देखरेख के लिए 2 डॉक्टर और 2 नर्स भी आई थी। इन दो दिनों के दौरान वीवन ने हॉस्पिटल में उसका पूरा ध्यान रखा था। उसे ऑफिस गए हुए आज 4 दिन हो गए थे। वेदांत ने नव्या और रिया को जब बताया कि वे उसे लेकर आहूजा मेंशन जा रहा है तो दोनों लड़कियों के सिर पर आसमान आ गिरा। नव्या तो ये सोच बैठी थी कि जरूर वेदांत और आर्यन का कुछ कनेक्शन होगा, पर रिया ने नव्या को आर्यन का कनेक्शन करण को वेदांत का दोस्त बताकर शांत करवा दिया था। वैसे दिमाग चलाने के मामले में दोनों लड़कियों का दिमाग इतना ही चल सकता था। खैर दोनों को इस बात की तसल्ली भी थी कि आर्यन का वेदांत के घर में ज्यादा और अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तो दोनों ने ज्यादा किचकिच न करते हुए उसे शांति से मेंशन आने दिया था। ये दूसरे दिन के रात का वक्त था जब आर्यन अपने रूम में सो रही थी और एक नर्स उसके रूम में सोफे पर बैठी थी। तभी दूसरे नर्स उसके रूम में खाने की ट्राली लेकर आई और आते ही उससे कहा, मैम आपके खाने का वक्त हो गया है। तभी उसके रूम का डोर खोल वीवन अंदर आया। यू बोर्ड गर्ल्स लीव नर्स से कहते हुए वीवन ने पहले ट्राली फिर आर्यन पर नजर डाली जो भी उसकी तरफ देख के सो रही थी। शायद उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसने नर्स की बात सुनी नहीं। इधर वीवन की बात सुन दोनों नर्स रूम का डोर बंद करते हुए वहां से चली गई। यहाँ वीवन ट्राली लिए बेड के पास आया और झोंकर धीरे से उसके फोरहेड पर किस करके कहा, है वो कब इट्स योर डिनर टाइम। इधर वीवन की आवाज सुनकर आर्यन ने कसमसाते हुए आंखें खोली और अपने सामने खड़े वीवन से पूछा, क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं।
कहते हुए वीवन ने धीरे से उसे बेड से उठाया और पीलो उसके और बेड के कदम के बीच रखते हुए उसे बेड पर बिठाया। वीवन, मेरा मन नहीं है सूप पीने का, मैं सूप पी पी कर बोर हो चुकी हूँ, आर्यन ने मुंह बनाकर कहा। और इधर उसकी बात नजरअंदाज करते हुए वीवन बेड पर बैठा और ट्रॉली में से हमने सूप का बाउल उठाकर सूप से भरा चम्मच उसके आगे किया तो आर्यन ने धीरे से नामे गर्दन हिलाते हुए मुंह बनाया, जिसे देख वीवन ने आंखें बड़ी की तो उसने झट से मुंह खोल लिया। बातों में कितनी भी तेज हो पर वीवन की सरदर्द में जो से हमेशा हार जाती थी, अब वह बिना किचकिच के शांति से वीवन को घूरते हुए सूप पी रही थी। वह उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। तभी रूम का डोर खोलने से वीवन का लैपटॉप और खाने की प्लेट ले रूम में आई और लैपटॉप और प्लेट टेबल पर रख चली गई। और अब इधर आर्यन की नजर वीवन से हटकर उसके खाने की प्लेट पर शिफ्ट हो गई। अब उसे सूप नहीं बल्कि वे खाना चाहिए था जो वीवन के लिए आया था। इधर वीवन ने सूप पिलाने के बाद उसके होठों पर लगा सूप टिश्यू से साफ करते हुए पूछा, कुछ चाहिए तो मैं? तो आर्यन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, मेरा फोन दे दो। फोन तो नहीं मिलेगा। कहते हुए वीवन बेड से उठा और सोफे के पास आया। क्यों? पूछते हुए आर्यन ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। क्योंकि अभी तुम ठीक नहीं हो और ज्यादा फोन यूज करने से हमारी आंखों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। कहते हुए वीवन ने टेबल पर रखी बेल प्रेस की और सोफे पर बैठते हुए दोनों पैर टेबल पर टिकाकर टेबल से अपना लैपटॉप उठाया। वीवन, दे दो ना मेरा फोन, मैं सो कर बोर हो चुकी हूँ। वो अब वहां से हो चुकी थी। इधर वीवन कोई जवाब देता उससे पहले ही रूम का डोर खोलने से अंदर आई और वीवन से पूछा, यस सर, कुछ दिन तक और बोर हो सकती हो तुम? आर्यन से कहकर उसने गर्दन घुमाकर लस्सी से कहा, ये खाने की प्लेट ले जाओ और सूप लेकर आओ। कहकर वीवन ने प्लेट लैपटॉप ऑन किया। लस्सी ने खाने की प्लेट लस्सी ने खाने की प्लेट टेबल से उठाई और रूम से चली गई। इधर आर्यन ने वीवन से कहा, वैसे एक बात बताओ, यह हर बात का उल्टा जवाब देना कहाँ से सीखा तुमने? मेरा जवाब सीधा है, तुम्हारी सोच उल्टी है। कहते हुए वीवन ने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुरा दिया तो आर्यन ने बड़बड़ाई डफर। तभी एक बार रूम का डोर खोलकर सूप का बाउल लिए अंदर आई और बाउल टेबल पर रखकर चली गई। तो इधर वीवन ने टेबल से बाउल उठाया और लैपटॉप में देखते हुए सूप पीने लगा। वहीं वीवन को सूप पीते देख आर्यन ने पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया वीवन? क्योंकि आज खाने में मिर्ची ज्यादा थी, बेहद घटिया बहाना बनाया था उसने। अच्छा, और बिना खाए तुम्हें पता चल गया कि खाने में मिर्ची ज्यादा थी, है ना? आर्यन ने कहा। वे बेवकूफ नहीं बनी थी। तो यहाँ आर्यन की बात का वीवन के पास कोई जवाब नहीं था। ये तुमने ये सब मेरी वजह से किया है ना? जवाब न मिलने पर उसने दोबारा सवाल किया तो वीवन ने कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए किया। तो कहकर वह सूप पीने लगा और आर्यन ने वहीं बैठी एक टक उसे सूप पीते देख रही थी। उसे देखते हुए वे जैसे किसी फेयरटेल की कहानी में पहुंची हुई थी। यह वर्ल्ड का सबसे अजीब शख्स था जिससे मुझे प्यार हुआ था। ये इंसान जैसे भी मिलता वह लड़की लेकिन बहुत खुशकिस्मतों की थी। पता नहीं किस्मत ने इस इंसान के लिए क्यों चुना। मैं इतनी परफेक्ट और मेरे सामने बैठा शख्स इतना परफेक्ट। वह ये सब सोचते हुए किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। इधर भी बहन ने सूप खत्म किया और साथ ही लैपटॉप पर काम भी। वे लैपटॉप टेबल पर रखते हुए आर्यन के पास आया, उसके पीछे से पीलो हटाने लगा। तो अब जाकर वे अपने सेंसेस में आए। वहीं वीवन ने उसके पीछे से पीलो हटाया और उसे वापस बेड पर लिटाया। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर लाइट्स ऑफ करते हुए बेड के दूसरी साइड गया और बेड पर लेट गया। तो यहाँ उसे अपने बेड पर लेटते देख आर्यन की जान ही हट गई। आज पहली बार वह उस के साथ एक बेड पर, हालांकि दुनिया मुकम्मल तौर पर थी और पास होने का एहसास भी कम नहीं था। तुम आज रात मेरे बेड पर सोने वाले हो, ये उसने का एक सवाल अहमकाना था। तो यहाँ वीवन ने उसकी तरफ करवट लेते हुए उसे जवाब दिया, तो तुम क्या चाहती हो? मैं फर्श पर सोऊं? कहते वक्त वीवन की नजर उसके चेहरे पर थी तो उसके साइड में लगी विंडो से आ रही चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसकी नजरों की तपिश महसूस कर उसने एक हाथ से अपना चेहरा छिपा लिया। वो घाव की वजह से करवट नहीं ले सकती थी तो ये वही तरीका था अपने सर में छिपाने का। तब तुम्हारा रूम भी तो है ना सोने के लिए? ये सवाल करते वक्त वे हिचकिचाई थी। ये भी तो मेरा ही रूम है। कैसे? कहकर उसने चेहरे से हाथ हटाया। बिकॉज यू आर माइन सो एवरीथिंग रिलेटेड टू यू इज माइन। क्योंकि तुम मेरी हो और तुम्हारी जुड़ी हर चीज मेरी है। कहकर वह स्ट्रेट लेटा और सीलिंग को देखते हुए एक हाथ पर सिर टिका लिया। यहाँ उसके जवाब ने आर्यन को लाजवाब कर दिया था। सीलिंग की तरफ देखते हुए वीवन के वे अल्फाज जो उसने अभी तक कुछ सेकंड पहले कहे थे वे बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे। आर्यन को हॉस्पिटल से घर आया आज एक हफ्ता हो चुका था। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेती थी। इन 7 दिनों में उसे वीवन से ना जाने कितनी बार कहा कि उसे अब डॉक्टर और नर्स की जरूरत नहीं है, पर अपने कामों में मसरूफ की वजह से वीवन ने उस की बात नहीं
सुनी तो वे उसे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस दौरान आर्यन को वीवन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला और वह जितना उसे जान रही थी बुरी तरह अपसेट हो रही थी, क्योंकि अब जाकर उसे वीवन की स्ट्रिक्टनेस के बारे में पता चल रहा था। जब से वीवन ने उसके रूम में रहना स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक उसने फोन तक नहीं छुआ था। लैपटॉप यूज करने की बात तो बहुत दूर थी, फोन उसे तब मिलता जब ऑफिस में काम से फ्री होकर वीवन उससे बात करनी होती थी। तब नर्स फोन लाकर उसे देती और वे घंटों तक उससे उसी की शिकायत किया करती। हाँ, वीवन ने उसकी बोरियत दूर करने के लिए उसके कमरे में अपनी लाइब्रेरी की 2 बुक शेल्फ रखवाई थी। बुक शेल्फ रोमांटिक नॉवेल्स और नॉलेजेबल किताबों से भरवा दिया था उसने, पर आरिनी ने अब तक उनमें से एक भी बुक को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उसे नॉवेल्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेफ के बगल में 2 हैंगर पर एक गिटार और कीबोर्ड टंगा हुआ था। ये भी 3 दिन पहले वीवन उसके लिए लेकर आया था और गिटार देखो उछल पड़ी थी। उसे गाना गाने का शौक तो था, पर गिटार आज तक उसके पास नहीं थी। पैसों की कमी की वजह से वह आज तक कभी अपने इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाई थी। अनजाने में ही सर पर वीवन ने उसकी जिंदगी की एक ख्वाहिश पूरी की थी। उसने पहली बार गिटार पर कोई धुन बजाकर पहली बार वीवन के लिए कोई गाना गाया था। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। इन 7 दिनों के दौरान वीवन ने एक और चीज की थी, उसके क्लोजेट को व्हाइट गाउन से भर दिया था, पर वे सिंपल सूट पहनने की आदत थी। उसने उन गाउन्स को हाथ भी नहीं लगाया था। 7 दिन ऐसे ही गुजर गए। ये 8वां दिन था। आज बोर होने की वजह से बेमन से उसने सेल्फ में एक रोमांटिक नॉवल उठाई थी। ऊपर चंद सफा पलटने के बाद उसने बुक बंद कर दी और हर चीज से हार कर बेमकसद ही सो गई थी। खैर, उसकी दोपहर तो इन्हीं सब में ढल गई थी और शाम हो चुकी थी। इस शाम को वे चीखी थी जब डॉक्टर इंजेक्शन लिए उसके रूम में आई थी। डॉक्टर पिछले 15 मिनट से उसे इंजेक्शन लगाने की मशक्कत में लगी हुई थी, पर वे इंजेक्शन लगवाने को तैयार ही नहीं थी। व्हाइट कलर की स्लीवलेस लॉन्ग लेंथ की मिड पहने हुए आर्यन ने रो धो और चीख कर अब अपनी हालत बदतरीन कर ली थी। मैंने कहा ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, कहते हुए सोफे से उठकर बेड के कोने में बैठ गई। आर्यन कुछ नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, ट्रस्ट में, कहते हुए डॉक्टर सोफे से उठकर उसके पास आई तो यहाँ आर्यन घुटनों के बल चलते हुए बेड के दूसरी साइड चली गई। उधर वीवन ऑफिस से जस्ट अभी घर ही आया था। वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुआ ब्लेजर अपने दाएं हाथ पर रखकर टांगे शर्ट की बटन खोलते हुए फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ ही जा रहा था कि तभी उसे आर्यन के चीखने की आवाज आई, जिसे सुन वह होगा और उसके रूम की तरफ चला गया। इधर आर्यन सिसकी उसे रोई जा रही थी। उसकी सिसकियों में और इजाफा तब हुआ जब रूम का डोर खोल वीवन उसके रूम में आया। वीवन ब्लेजर सोफे पर फेंकते हुए उसके पास आकर बेड पर बैठा तो आर्यन सिसका लेते हुए उसके गले लग गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वीवन ने उसका सर सहलाते हुए पूछा। आर्यन इससे पहले कुछ कह पाती। डॉक्टर ने कहा, सर इन्हें ये इंजेक्शन देनी ही थी, पर ये लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने, वीवन कहते हुए उसने उसके सीने में सिसका लेते हुए अपना चेहरा रब किया तो वीवन ने उसका सर सहलाते हुए डॉक्टर को आंखों से बैठ के दूसरी तरफ आने का इशारा किया तो इधर डॉक्टर वहां से उठकर उसके पास आई। अच्छा ठीक है, नहीं लगा रहा तुम्हें कोई इंजेक्शन, नाउ लुक एट मी, वीवन ने कहा तो यहाँ उसने गर्दन उठाई और वीवन को देखने लगी। वीवन ने उसका चेहरा देखा। रोने की वजह से उसका सफेद चेहरा सुर्ख हो चुका था और सुर्ख गाल आंसू से भीगे हुए थे और आंसू उसकी आंखों में मोती की तरह चमक रहे थे। इन सब के बावजूद भी वे बेहद हसीन लग रही थी। क्या हाल कर लिया तुमने, अपना डर नहीं लगता तुम्हें मुझसे, कहते हुए वीवन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर हिचकी लेते हुए कहा तो वीवन मुस्कुराए और यहाँ आर्यन ने उसे अपने होठ के करीब बढ़ते देखा। इससे पहले कि वे उसे रोक पाती उसके होठ वीवन के गर्म होठों के गिरफ्त में थे। वो आंखें बड़ी किए अपने होठों को कुर्बान होते हुए देख रही थी और बस अब उसे अपनी बाह में कुछ महसूस हुआ। यकीनन डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था। वे चीखना चाहती थी पर नहीं चीख पाई, आवाज गले में ही घुट गई। कुछ वे छटपटा भी नहीं पाई क्योंकि वीवन ने उसके दोनों बाहों को मजबूती से पकड़ रखा था। वे समझ गई थी कि वीवन ने उसके साथ क्या गेम खेला है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गालों पर आग अटका, जिसे किस करते हुए वीवन ने अपने अंगूठे से पहुंच दिया। इधर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और बिना उन दोनों पर नजर डाले उसके इंजेक्शन का बैंडेज लगाते हुए रूम से बाहर निकल गई। वहीं वीवन उसे बेड के क्राउन से टिकाकर उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। क्राउन और उसके बैक के बीच में वीवन का हाथ था। उसकी ये चाल एक इंटेंस किस में बदल चुकी थी। वह बड़ी सॉफ्टली उसके दोनों लिप्स को एक साथ सक कर रहा था। उसे यहाँ आर्यन ने उसकी हरकत पर अब तक खफा थी। उससे
ये आज तक की सबसे घटिया हरकत लगी थी उसे। किस तो ठीक था, डॉक्टर के सामने भी किसको सह लेती, पर वह जो इंजेक्शन उसे लगा दिया था वे उससे नाराज थी। उसे लगा कि विवन डॉक्टर को डांटेगा, पर नहीं, उल्टा उसने उसे बेवकूफ बनाया। खैर यहाँ हारिनी पूरी कुव्वत से अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर मार रही थी, पर विवन ने बिना उसके होठों को छोड़े बेड पर पड़ा एक पिलो उठाया और उसको थोड़ा सा अपनी तरफ लिफ्ट करके पिलो उसके पीछे लगाकर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल दिए। तो यहाँ हारिनी ने अपनी दोनों ठंडी हथेलियां उसके गले पर रख दी, जिसने वीवन को बेसब्र कर दिया था। वीवन ने उसके होठों को छोड़ उसकी चिन को सक करने लगा। तो यहाँ भी आंखें बंद के लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका एक हाथ उसके कंधे को होते हुए उसके सर से झांक रही उसके खुले सीने पर आ गया। अब उसे अपनी हथेलियों पर वीवन के सीने की गर्माहट महसूस हो रही थी। आज उसकी हथेली ने पहली बार उसका सीना छुआ था। उसने सीने पर हाथ रखकर वह उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। वह इस वक्त उसके दिल तक पहुंची हुई थी। तो यहाँ विवन ने एक हाथ उसके गले पर रख उसके गले को सहलाते हुए उसके गले के दूसरे साइड अपने होंठ रख दिए और यहाँ अपने गले पर उसके गर्म हाथ और उसके होंठ महसूस कर उसके दिल में एक तूफान उठ गया था। वह बुरी तरह खोने लगी थी। उसे विवन की खुशबू महसूस होने लगी। उसके कोलोन की हल्की सी महक मदहोश कर देने वाली थी और वह मदहोश हो भी रही थी। विवन बड़े सॉफ्टली उसके गले की स्किन को सक कर रहा था और वह उसके होठों की तपीस में सब कुछ भूल गई। कुछ याद न था तो सिर्फ विवन। वे दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि विवन का फोन बजा। विवन कॉल पिक करने के लिए उसे दूर होने लगा तो उसने उसे कॉलर से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया था। वे उल्लू की पट्टी इतना खो चुकी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या हरकत की है। अगर वे अपने सेंसेस में होती तो ये इस वक्त वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। वो ललचे नजरों से विवन की आंखों में देख रही थी और फोन अब लगातार बज रहा था। डू यू वांट मी टू किस यू, पूछते विवन ने बेड के ग्राउंड पर दोनों हाथ टिकाए। तो आर्यन ने जो अपने सेंसेस खोए बैठी थी उसने धीरे से ने कहा यस। इस बार किस में पीवन और इस किस में पीवन और बस उसने अपने अल्फाज खत्म ही किए थे कि एक बार फिर विवन ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। तो आर्यन ने दोनों हथेली उसके गले के इर्द गिर्द रख अपनी आंखें बंद कर ली। दिल का हाल ऐसा कि संभाले ना संभले और बेताब ऐसी की रात तक छोड़ी पड़ जाए। फोन अब चौथी बार बज रहा था और यहाँ दोनों की सांसें उलझी हुई थी। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। अब वे सांसें उसके मुंह में ले रही थी। विवन की गर्म सांसें उसके सुर्ख गाल की स्किन से टकरा रही थी। विवन ने उसके होठों के हर कोने पर अपनी टंग फेरी और उसके मुंह में एंटर किया। तो यहाँ रीनी ने बंद आंखें खोली और उसका चेहरा देखा। एक अजीब सी बेताबी उसे उसके चेहरे पर दी और वो बेताबी जुनून में बदलता तब नजर आया जब उसने उसके टंग को अपने मुंह के हर कोने में महसूस किया और इस बार उसे जेली जैसा स्वाद अपने मुंह में घुलता महसूस हुआ। ये सॉफ्ट किस अब स्ट्रॉन्ग बहुत ही जा रही थी। उसने अपने धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आंखें बंद कर ली। उसने अपनी ठंडी हथेलियों की पकड़ उसके गले पर कसी तो उसे भी विवन की गर्म हथेलियों की तबीस अपने गले पर महसूस हुई और कुछ ही देर में उसके अंगूठे की तबीस अपने गले की नसों पर। फोन अब 5वीं बार बज रहा था। यकीनन कॉल इम्पोर्टेंट ही होगी। तो इस बार विवन ने उसके होठों को खींचते हुए छोड़ा और उसके गले पर होठ रब करते हुए कहा टेक आउट माई फोन कहकर वे अपने होठ उसके गले पर चलाने लगा। यहाँ विवन की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली और उसने वैसा ही किया जैसा विवन ने उसे कहा। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर फोन उसके पॉकेट से निकाला। विवन के होठ अब भी उसके गले पर चल रहे थे। पिक अप द कॉल एंड पुट इन ऑन स्पीकर रोककर उसने आर्मी से कहा और कहकर वे एक बार फिर उसके गले को चूमने लगा। तो यहाँ आर्मी ने लर्जिश करते अंगूठे से कॉल पिक की और कॉल स्पीकर पर डाल आंखें बंद कर ली। हेलो बॉस, वो भाग गया। आर्यनी के हाथ में मौजूद फोन से राज की आवाज आई। तो विवन के होठ उसके गले पर ही रुक गए। उसने एक आखिरी बार हल्के से उसने उसकी ब्यूटी बोन को चूमा, फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके हाथ से फोन लिया और आर्यनी दोनों हाथ उसके कमर में डालकर उसके सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगी। यहाँ विवन ने उसका सिर सहलाकर दांत पीसते हुए रात से कहा तुम सब एक नंबर के बेवकूफ है, कोई काम नहीं होता ढंग से। कहते हुए विवन ने आर्य के बालों को चूम उससे कहा इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आ रहा हूँ। कहकर विवन ने उसे खुद से अलग किया और सोफे से ब्लेजर उठाते हुए रूम से चला गया। और यहाँ रूम का डोर बंद होने की आवाज सुनकर आर्य ने अपने सेंसेस माई तो उसने अपने घुटने मोड़कर घुटनों से सर बढ़ा लिया। विवन का केस उसे इंजेक्शन लगाना और विवन को उसे किस करने के लिए कहना, ये सब एक झमाके के साथ उसे याद आएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरने की कहावत था जो उसे समझ में आ रही थी। वे समझदार थी अपनी इस हरकत पर जो उसने कुछ देर पहले की थी। उसका दिल चाह रहा था कि वे कहीं भाग जाए
बहुत दूर जहाँ वीवन का वजूद तक न हो। इस वक्त वे एम्ब्रेसमेंट में के दलदल में डूबी जा रही थी। इधर वीवन अपना ब्लेजर अपने रूम के सोफे पर फेंकते हुए बालकनी में आया और फोन पर मौजूद राज से पूछा कैसे भागा हुआ और भागकर कहाँ जा गया है। बॉस, हमारे आदमी ने लगभग उसके मेंशन को घेर लिया था, पर शायद उसे हमारे आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। शायद वह पहले ही भाग चुका था। उसने एयरपोर्ट से इटली के लिए फ्लाइट पकड़ी थी और इससे पहले हमारे आदमी पहुंच पाते फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। फोन के दूसरी साइड से राज ने कहा, उसके विला की तलाशी ली तुम लोगों ने? पूछते हुए उसने फोन अपने कंधे पर होल्ड किया और अपनी जेब से सिगरेट ने जलाए हुए। यस बॉस, उसका नाम निहाल है। राज ने कहा तो वीवन ने दांत पीसते हुआ, ये मुझे पता है राज, मैं किसी इंपॉर्टेंट डिटेल की बात कर रहा हूँ, कहकर उसने सिगरेट का धुआं छोड़ा। नहीं बॉस, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं मिली है। उसने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं अपने विला में। हम बर्बाद कर दो उसका वो ठिकाना भी, कहकर बाहर का नजारा देखते हुए वीवन ने सिगरेट का कस लिया। ओके बॉस, उसके दोनों बेटों का क्या हाल है? वीवन ने फोन के दूसरी तरफ मौजूद राज से पूछा। बॉस, टॉर्चर में कोई कमी नहीं है, फोन के दूसरी तरफ से राज ने कहा। तो यहाँ वीवन ने बची सिगरेट फर्श पर फेंकी और सिगरेट को अपने काले जूतों से मसलते हुए कहा, 3 कब्र खुदवाने की तैयारी करो। शिकार किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, पर बॉस 3 लोग कौन कौन? फोन की दूसरी तरफ से राज ने पूछा। तो यहाँ वीवन ने रेलिंग पर हाथ रखा और कहा, पहले नेहान का बेटा जाएगा और फिर दूसरा वे दोनों लड़के जिन्होंने उस रात आर्यन के साथ बात अधूरी छोड़कर उसने आंखें बंद कर कॉल कट कर दी। कुछ लम्हे बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी नीली आंखें लाल थी। रात के अंधेरे में एक अजीब तरह का जुनून और दरिंदगी नजर आई थी उसकी आंखों में। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। निहाल ने जो तुम्हारे साथ किया, अब उसकी सजा उसका बेटा भुगतेगा। उन दोनों की सजा का भी वक्त आ गया। कहते हुए एक आखिरी बार उसने टिमटिमाते सूर्य सितारों से भरे आसमान को देखा और मुड़कर वापस रूम में आया। उसने मोबाइल अपने बेड पर फेंका और वॉशरूम में चला गया। वीवन फ्रेश होकर जब आर्यन के रूम में आया तो वे बेड पर हाथ में प्लेट पकड़े डिनर कर रही थी। वीवन ने उसके पैरों के पास बैठते हुए प्लेट उसके हाथों से ले ली और चम्मच उसके आगे करते हुए पूछा, क्या क्या? आज दिन भर कुछ नहीं, बस एक बुक पढ़ी मैंने। उसने बाइट लिया। कौन सी बुक पढ़ी तुमने? डज इट हर्ट? आर्यन ने कहा। तो उसके सामने बैठा वीवन ठटका, क्योंकि जिस बुक का नाम आर्यन ने लिया था वह डार्क रोमांस थी। अच्छा, तो क्या पढ़ा तुमने? तो पूछते हुए वीवन ने चम्मच उसके होठों से सटाया। मैंने बस 2 पेज पढ़े, आगे पढ़ा ही नहीं। ओके, डू यू नो अबाउट फिजिकल रिलेशन? पूछते हुए वीवन ने चम्मच उसके होठों से लगाया। तो पहले उसने बाइट ली, फिर अजीब सा मुस्कुराई और कहा, हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों, तुम्हें नहीं पता? ये एक अहम गाना सवाल था और इस सवाल पर वीवन हैरान था। ये लड़की और इसका दिमाग उसकी समझ से तो बाहर थे। नहीं, वीवन ने कहा और कहकर उसे एक और बाइट खिलाई। अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? उसने बाइट कर ढककर वीवन से सवाल किया। वेल, नो बड़ी गोट हट और ड्राई, कहते हुए वीवन ने प्लेट खाने की ट्राली में रखी और पानी का गिलास उठाकर मुड़ा तो आर्यन उसे आंखें बड़ी किए घूर रही थी। आई वाज जोकिंग, कहकर उसने उसे पानी पिलाया और फिर खाली गिलास ट्राली में रखा और मुड़ा। तभी उसका ध्यान उसके बालों पर गया। रोने की वजह से उसके बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। वो बेड से उठकर उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर आगे बिठाया तो आर्यन गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। इधर वीवन ने उसके पीछे बैठते हुए उसके और अपने दरमियान पीले रंग उसके बाल बनाने लगा। तो वे सामने देखते हुए मुस्कुराई। कुछ ही मिनट में उसने उसके बाल बनाए और उसे पीछे से हक किया। तो आर्यन एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। तो इधर वीवन आगे बढ़ हल्के से उसके होठों को चूम लिया और इस बार की इसके साथ उसे कुछ घंटे पहले का हुआ वाकया एक बार फिर आर्यन को याद आ गया। तुम बुरे हो वीवन, तुम्हारी वजह से मुझे इंजेक्शन ना लगा, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाती तो इन्फेक्शन हो जाता और तो तुम्हें ढेर सारे इंजेक्शन लगते। वीवन ने उसे समझाने की कोशिश की। वे दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते ही रहे और कब आंख लगी पता ही नहीं चला। ऐसे ही 7 दिन और गुजर गए और रानी अब ठीक हो गई थी। ये सुबह का वक्त था और इस वक्त उसके रूम में उसके साथ डॉक्टर मौजूद थी। डॉक्टर हर रोज की तरह आज भी उसका चेकअप करने आई थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, मैसेज हो जगहों पर चुका है, बट वीकनेस अभी भी लगेगी, तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तभी वीवन और वेदांत अंदर उसके रूम में आए तो डॉक्टर ने बेड से उठकर प्रिस्क्रिप्शन वीवन को पकड़ाते हुए कहा, ये कुछ मेडिसिन है, आप मंगवा लीजिए, कहकर डॉक्टर रूम से निकल गए। वीवन, मेरी एक बात मानोगी? आर्यन ने बड़े प्यार से वीवन से कहा। हम बोलो, तुम प्लीज ये मेडिसिन मत लेकर आना। ये कड़वी दवाई खाकर मेरा टेस्ट खराब
हो गया है। उसने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वीवन ने उसे घूरा फिर कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी ये बात मानूंगा? अभी तुमने ही तो कहा। इससे पहले कि वीवन कुछ बोल पाता, वेदांत ने कहा, भाई इतने प्यार भाई कहा वेदांत ने कहा, भाई भाभी इतने प्यार से बोल रही, मान लो ना उनकी बात सुन। कहकर वेदांत ने वीवन के हाथ से प्रिस्क्रिप्शन ले ली और आर्यन से कहा, देखो आर्यन, तुम चाहती थी कि भाई तुम्हारे लिए मेडिसिन नहीं लाए। वेदांत की बात पर आर्यन ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, हम थैंक यू वेदांत, मेरी बात वीवन को समझाने के लिए। तो वेदांत था, तो ठीक है आर्यन भाई, तुम्हारे लिए ये दवा लेकर नहीं आएंगे, पर मैं जरूर लेकर आऊंगा। आफ्टर ऑल तुम्हें कड़वी दवाई खिलाने का काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कहकर वेदांत ने साथ मुस्कान दी। तो यहाँ आर्यन ने बेड पर पड़ा कुशन उठाया और वेदांत की तरफ फेंकते हुए कहा, वेदांत के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर भी वेदांत ने कुशन कैच लिया और कैच किया और कुशन को सोफे पर फेंकते हुए कहा, पहले अच्छे से ठीक तो हो जाओ। कहकर वेदांत रूम से निकल गया। तो यहाँ वीवन आर्यन के पास आया, उसने गोद में उठाकर बेड पर लिटाते हुए कहा, अब तुम रेस्ट करो। कहकर उसने उसका माथा चूमा। तो आर्यन ने आंखें बंद कर ली और वीवन रूम का डोर बंद करते हुए रूम से निकल गया। वह उसके रूम से निकलकर सीधे अपने रूम में आया। उसने क्लोजेट में आकर अपनी ब्लेजर पहनी और वॉच पहनते हुए रूम से बाहर निकल गया। मैंने सुना कुछ रात पार्टी में कुछ हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बैठे इंद्र ने वीवन से उसके डाइनिंग रूम में आने पर पूछा, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। इंद्र को सीधा जवाब देते हुए वीवन हेड चेयर पर बैठ गया। तो इंद्र गुस्से से भर गए और वहीं वीवन को चेयर पर बैठते देख लसी उसका ब्रेकफास्ट लगाने लगी। वीवन, लगता है तुम अपने बाप से बात करने की तमीज भूलते जा रहे हो। पता नहीं उस लड़के ने क्या जादू कर दिया है। इंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, उस लड़की का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मिसेज वीवन है वे, और दूसरी बात, तमीज की बात आप ना करें तो बेहतर है। इंद्र को जवाब देकर वीवन फोन में देखते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। तो यहाँ वीवन की बात से इंद्र को एक झटका लगा। इंद्र, अब का हम शांत रहने वाले थे तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि तुम उस दो कौड़ी की लड़की को, जिसकी ना कोई जात है और ना कोई औकात है, उस अपना नाम दे रहे हो। तो यहाँ वीवन ने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी और तीखी नजर इंद्र पर डाली। उसकी जात भी मैं, उसकी औकात भी मैं हूँ और उसकी ताकत भी मैं हूँ, और मेरी औकात और ताकत का अंदाजा तो आपको अच्छे से होगा। इंद्र से कहकर वे चिल्लाया। लसी वीवन को तेज आवाज सुन। लसी जो किचन में शेफ के साथ काम कर रही थी, वह भागते हुए डाइनिंग रूम में आई और कहा, यस सर, मेरी बीवी आज घर में अकेली रहेगी तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समझ रही हो ना। लसी से कहते वक्त वीवन की सर नजर इंद्र पर ही टिकी हुई थी और इंद्र की वीवन पर। यहाँ लसी भी खिलाते हुए बोली, यस सर। वहीं वीवन एक झटके से चेयर से उठा और टेबल से फोन उठाते हुए बाहर निकल गया। भटकरू वीवन अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी केबिन का डोर खोल वेदांत अंदर आया। भाई, मुझसे अब ऑफिस नहीं संभाला जा रहा, अब आप वापस आ जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा सब। वेदांत ने चेयर पर बैठते हुए उससे कहा। तो वीवन ने लैपटॉप से नजरें हटाई और वेदांत को घूर कर कहा, वेदांत, तुम यहाँ का काम देखना चाहते हो या नव्या को? तो भाई भी दूसरों को परेशान करना जानते हैं। भाई का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। सोचते हुए वेदांत ने आंखें घुमाई, फिर मुस्कुराकर वीवन से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं अकेले सब देख रहा था, यहाँ नव्या के डैड के साथ देखूंगा। तो यहाँ वीवन ने पेरे को रोज कर हाथ इंटरव्यू करते हुए कहा, ठीक है, मैं मिस्टर भट्टकुल राय एंड फॉक्स में भेज दे रहा हूँ, पर तुम वहीं का काम देखोगे। ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं भाई। वेल, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा सब। कहकर वेदांत ने मुंह बनाया। तभी केबिन का डोर खोलकर केडन अंदर आया और वीवन को ग्रीट करने के बाद कहा, बॉस, निहाल के बेटों को लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वीवन ने केडन से कहा। तो केडन ओके बॉस कहकर केबिन से बाहर निकल गया। यहाँ वेदांत ने वीवन से पूछा, आप उन दोनों को मार दोगे? हम कहते हुए वीवन चेयर से उठा। पर भाई, अगर आप उनको मार दोगे तो निहाल कभी सामने नहीं आएगा, वेदांत ने कहा। तो यहाँ वीवन ने चेयर पर टंगा ब्लेजर उठाते हुए वेदांत पर एक नजर डाली और ब्लेजर पहनते हुए कहा, वेदांत, निहाल की वजह से आर्यन की जान जाते बची है, और रही उसके बेटों को मारने की बात, तो उनकी मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन वे मेरी कैद में आए थे। मौत तो तय थी उन दोनों की, पर अफसोस इतनी जल्दी होगी बस ये मेरे ख्याल में नहीं था। कहते हुए वीवन ने टेबल से अपना फोन उठाया और बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में डॉक्टर और नर्स चली गई थी और आज का ये दिन आर्यन की आजादी का दिन था। वे 4 घंटे से आजादी का जश्न मनाते हुए फोन में आंखों गड़ाए हाथ में चिप्स का पैकेट लिए कार्टून देख रही थी। तभी उसे स्क्रीन पर नव्या का फ्लैश करता हुआ नाम दिखा। उसने चिप्स का पैकेट साइड में रखा और नव्या को 2-4 इंग्लिश में गालियां देते हुए कॉल उठाई। हाँ नव्या बोल, अब कैसी है तू? आर्यन ने फोन की दूसरी तरफ से नव्या ने कहा। मैं ठीक हूँ नव्या, वेदांत ने बताया। तू हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, मैं तेरे हॉस्टल आ रही हूँ तुझसे मिलने। फोन की दूसरी तरफ से नव्या ने कहा। तो यहाँ बैठी आर्यन ने चौंकी, उसे समझ में नहीं आया कि वे नव्या की बातों का क्या जवाब दे। मैं हॉस्टल में नहीं हूँ नव्या, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। तू हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ है फिर? फोन की दूसरी तरफ से नव्या ने पूछा। बेंगलुरु से बाहर हूँ। इससे
ज्यादा घटिया बहाना नहीं मिल सका उसे। तू बंगलुरु से बाहर है क्यों और किसके साथ है तू? मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई के घर पर हूँ, कल परसों में वापस आ जाऊंगी। कहकर आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, आकर बताना और ध्यान रखना। नवे के आखिरी अल्फाजों के साथ उसने कॉल कट होने की आवाज आई। और तो यहाँ अब जाकर उसने चैन की सांस ली और एक बार फिर फोन की स्क्रीन में आंखें बढ़ा बैठी। एक जंगल जहाँ लंबे लंबे पेड़ों में सूरज की तीखी किरणों को ढकते हुए अंधेरा कर रखा था। उन्हीं पेड़ों के बीच लोहे की जंजीरों से बंधे दो आदमी बेजान सी हालत में घुटनों के बल बैठे हुए थे। चेहरा खून और पसीने से लथपथ था। आदमियों के कपड़े फटे हुए थे और फटे कपड़ों से झलक रहे थे खून के कतरे और करोड़ों के घाव। और उनके सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था वीवन। वे घुटने पर दूसरा पैर चढ़ाए अपने सरदर्जी आदमियों पर टेका ढेर सिगरेट के कस ले रहा था। उसके पीछे उसके मैनेजर उसके आदमी खड़े थे। तो मुलाकात हो ही गई तुम दोनों से भी। एक लंबी खामोशी के बाद वीवन ने बची हुई सिगरेट बंजर जमीन पर फेंकते हुए अपने से कुछ दूर बंधे दोनों आदमियों से कहा। तो उन दोनों में से एक आदमी ने भयानक तरीके से हंसा और कहा, मैं तो होनी ही थी वीवन सिंघाना, डेढ़ तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे पास आए हो। अच्छा तो जुबान भी चलती है तुम दोनों की। कहते हुए वीवन सोफे से खड़ा हुआ। तो दूसरा आदमी बोला, एक बार हाथ खोल तब बताता हूँ कि जुबान के साथ और क्या क्या चलता है। तो उधर वीवन ने अपने सामने रखी वुडन टेबल से गन उठाई और उन दोनों आदमी की तरफ फेंकते हुए कहा, रख लो, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक की कहानी खत्म होने वाली है। कहकर उसने अपना ब्लेजर उतारकर जमीन पर फेंका। इधर वीवन की बात सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। तुम हमें कभी नहीं मार सकते सिंघानिया, क्योंकि हम वो मोहरे हैं जो तुम्हें डेड और उन वर्ल्ड फेमस डायमंड तक पहुंचाएंगे। पहले आदमी ने कहा। तो दूसरा लड़का बोला, और सिंघानिया ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगा। तुम दोनों भूल रहे हो कि जीत एक से भी होती है। कहते हुए वीवन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की और आगे कहा, तो तुम दोनों सलाह मशवरा कर लो कि कौन बचेगा और कौन चलेगा। कहते हुए वीवन उसकी तरफ बढ़ा और इधर दोनों आदमियों के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। तभी इस दूसरे लड़के ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, डेढ़ तुमको नहीं छोड़ेंगे वीवन सिंघानिया, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम्हारी सल्तनत सब कुछ तबाह कर डालेंगे। उसकी हिम्मत मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है और तुम मारने की बात कर रहे हो। वीवन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो पहले लड़के ने कहा, यह तो वक्त ही बताया गया कि कौन क्या करता है। अफसोस वो वक्त देखने के लिए तुम नहीं बचोगे। कहते हुए वीवन ने रुका और गर्दन मोड़ के राज को आंखों से कुछ इशारा किया। तो राज इशारा समझ के उन लड़कों के पास आया और उनमें से एक लड़के के हाथों से जंजीर निकाली। तो लड़का झटके से खड़ा हुआ और राज को कंधे से धकेलते हुए जमीन पर पड़ी गन उठाई और गन अपने से 4 कदम दूर खड़े वीवन की तरफ पॉइंट की। वीवन सिंघानिया द गॉडफादर में मौत मुबारक हो कहते हुए लड़के ने ट्रिगर पर हाथ रखा और उसके सामने खड़ा वीवन बिना किसी भाव के उसे देख रहा था बड़े इत्मीनान से। वहीं वीवन का इत्मीनान देख लड़की को हादसा हुआ तो उसने ट्रिगर दबाई। तो वह शौक रह गया क्योंकि गन खाली थी। उसके सामने खड़ा दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए वीवन हंसा। अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर इतना भी तो बेवकूफ नहीं हो सकता, क्यों है ना। कहते हुए उसने पॉकेट से गोलियां निकाल गोले उस लड़के की तरफ फेंकी। वीवन ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा कि कोई मालिक कुत्ते को इधर उधर दौड़ाने के लिए हड़िया फेंकता है। तो इधर लड़का फिर से झुका और गोली उठाई कि तभी वीवन ने आगे बढ़कर अपना पैर उसके हाथों पर मारा और इस वजह से गोलियां हवा में उछलकर जमीन पर बिखर गई और लड़का अवाक रह गया। अब उसे अपनी औकात किसी कुत्ते की तरह ही लग रही थी जिसका मालिक वीवन था। हाथ खोलने के लिए कहा था ना, तूने खोल दिया हाथ। कहते हुए उसने 2 उंगली से लड़के को अपने पास आने का इशारा किया। तो लड़का आंखों में आग लिए उसकी तरफ बढ़ा और वीवन पर हाथ उठाने ही वाला था कि उसे वीवन के मजबूत हाथ अपने जबड़े पर महसूस हुए और खून की धारा उसके मुंह से गिरने लगी। उसका सिर चकरा गया था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर आ गिरा। वीवन ने एक ही बार से उसकी हालत बदतर कर दी थी। उसने बेमुश्किल अपनी आंखें खोली तो वीवन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, जिसे देखकर उसकी आवाज चली गई। उसे ऐसा लग रहा था कि गॉड ऑफ डेथ उसके सामने खड़ा हो। वहीं जंजीर से बंधा दूसरा लड़का अपने भाई की ऐसी हालत देखने के बाद उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी थी। वहीं वो लड़का वीवन के अगले वार से बचने के लिए पीठ के बल लेंघते हुए पीछे की ओर खिसकने की कोशिश कर रहा था। पीछे की ओर खिसकते हुए बंजर जमीन पर मौजूद कंकड़ पत्थर उसकी पेट में धंसकर उसके जिस्म को छलनी कर रहे थे। और कोशिश नाकाम रही क्योंकि अगले ही पल वीवन के काले जूते अपने पेट की तरफ बढ़ते नजर आए और इसी के साथ उसकी एक चीख वीरान जंगल में गूंज उठी और मुंह से खून की धारा निकली। इस बार वीवन ने अपने एक पैर से सीधे उसके पेट पर वार किया था। इधर लड़के ने अपनी धीमी सांसों के साथ वीवन की आवाज सुनी। इन होठों के लिए जो गोली लगने के बाद बोलते समय कान पर थे। वीवन के ये अल्फाज उस लड़के की समझ से बाहर थे और ये बोलते हुए वीवन
कि जूते ने उसका चेहरा मसल के रख दिया था। वहीं ये सब देख दूसरे लड़के ने अपनी आंखें मीच ली। आगे कुछ भी देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी। उन सांसों के लिए जिनकी रफ्तार गोली लगने के बाद धीमी हुई। विवन के अल्फाज सुनते हुए लड़के ने अपनी धुंधलाई लाई आंखों से विवन को अपने चक्कर लगाते हुए देखा और इसी के साथ उसे महसूस हुआ कि उस पर कोई गीली चीज छिड़की जा रही। यकीनन विवन उस पर पेट्रोल डाल रहा था। ये मेरी उस जिंदगी के लिए जो तेरे बाप ने मुझसे दूर करने की कोशिश की थी, कहते हुए विवन ने लाइटर जला के लाइटर लड़के पर फेंकी तो लड़के के जिस्म को आग के लपटों ने ढक दिया। तो इधर अपने भाई की हालत देख दूसरा लड़का चीखने लगा। तो विवन दोनों हाथ पॉकेट में डाले उस जलती हुई लाश को देख रहा था और सामने लोहे की जंजीरों से बने लड़के की चीख भी लगातार उसके कानों में जा रही थी, जो शायद उसके दिल को सुकून दे रही थी। आहूजा मेंशन आने की दोपहर और शाम कार्टून देखने और गेम खेलने में गुजर गई और वह बेड पर पेट के बल लेटे दोनों पैर हवा में झुलाते हुए लैपटॉप पर कॉमेडी शो देख रही थी। उसे ये शो देखते हुए आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसका फोन बजा तो उसने शो को पहुंच किया और बेड से फोन उठाकर कॉल पे कर मुस्कुरा लगा। आज आपको इतने दिन बाद मेरी याद आई है आदित्य भाई? नहीं आ रही, मैं बिजी था काम में और तुम्हारी याद तो रोज आती है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदित्य ने कहा। तो यहाँ आर्यन ने दोनों पैर मोड़ते हुए बेड पर बैठी और साइड में रखा पिलो उठाकर गोद में रखते हुए कहा, हम तो बिजी ही रहते, मुझे कॉल क्यों की? यही बताने के लिए कि मैं 2 दिन बाद इंडिया वापस आ रहा हूँ, आदित्य ने कहा। तो यहाँ रेनी खुशी से उछल पड़ी। वाह सच्ची भाई, आप वापस आ रहे हैं? अरे बाबा सच्ची, और इस बार मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ रहा हूँ, तो इस बार तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, आदित्य ने कहा। तो इधर आर्यन ने कुछ देर तक कुछ सोचा और कहा, एक शर्त पर। शर्त नहीं, तुम ऑर्डर दो। वैसे भी अपनी बहन के ऑर्डर सुने हुए कितने साल हो गए हैं मुझे फोन के। दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा। तो आर्यन ने फरमाइशों की झड़ी लगाई। भाई मैं आपके घर आऊंगी तो आप मेरे लिए केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सारी चीज लाएंगे आपके ऑर्डर सर आंखों पर मैडम। ठीक है भाई, फिर डर रहा, मैं जरूर आऊंगी, कहकर उसने कॉल कटी और वापस लैपटॉप में शो देखने लगे। वहीं विवन को घर आया आधा घंटा हो चुका था। वो फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने के बाद लॉन में बैठा मैनेजर से कुछ बात कर रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने बात बीच पैर में रोकते हुए हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाकर कॉल पे की। विवन सिंघाने भार्गव मित्तल। विवन ने फोन के दूसरी तरफ मौजूद मित्तल के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद कहा, तुमने अच्छा नहीं किया सिंघाने। निहाल के बेटे को मारकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद मित्तल बौखलाया हुआ था। बेटे निहाल के गए और मातम तुम मना रहे हो मित्तल, कहते हुए विवन ने साथ ही मुस्कुराहट दी। मैं मातम नहीं मना रहा हूँ, तो मैं मशवरा दे रहा हूँ कि उसके बेटे को मारने के बाद तुमने अपनी मौत को दावत दी है। जब निहाल को पता चलेगा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। निहाल को अपने बेटों से ज्यादा वो डायमंड प्यारे थे जिसके लिए उसने तुम्हें धोखा दिया, और अपने बेटों को भी जिसके लिए निहाल ने 1 महीने पहले भी पार्टी रखी। मित्तल को उल्टा जवाब देकर विवन ने कॉल कट कर दी। इधर अपने मेंशन के सोफे पर बैठा मित्तल, जिसने अभी भी विवन से बात की थी, उसने निहाल का नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई। निहाल तुम्हारा बेटा मारा गया, कहकर मित्तल ने आंख बंद करी तो फोन के दूसरी तरफ मौजूद निहाल पहले चीखा और कुछ देर बाद कहा, तो उसने उस रात का बदला इस तरह लिया है। निहाल अपने दूसरे बेटे को वहां से निकालने का तरीका सोचो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मित्तल ने सलाह दी। तो फोन के दूसरी तरफ मौजूद निहाल ने कहा, मित्तल उस रात मेरे बेटे तुम्हारी आदमियों की बेवकूफ़ी की वजह से फंसे थे और 22 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरा और भी बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, तो तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, निहाल मित्तल ने कहा। पर तब तक कॉल कट हो चुकी थी। आहूजा मेंशन आर्यन ने लैपटॉप पर कॉमेडी शो देख रही थी। तभी रूम का डोर खोल लस्सी खाने की ट्राली लेकर अंदर आई और अनी से कहा, मैम डिनर का टाइम हो चुका है। तो हरीनी ने गर्दन घुमाकर पहले लस्सी को देखा, फिर खाने की ट्राली पर नजर डाली तो ट्राली में दलिया का प्लेट देखकर उसका मुंह बन गया। विवन ने कहा है पूछते हुए वे लैपटॉप बंद करने लगी। सर लोन में ऑफिस का काम कर रहे हैं, लस्सी ने कहा। लस्सी तुम एक काम करोगी मेरा, कहते हुए आर्यन बेड से उतरी। यस मैम कहिए, कहते हुए लस्सी ने दलिया का प्लेट उठाया और बाउल मुझे दे दो और जाकर एक चिप्स का पैकेट ले आओ, तब तक मैं ये दलिया खा लेती हूँ, कहने के बाद उसने मुस्कुराकर लस्सी से दलिया का बाउल ले लिया। तो लस्सी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम से चले गई। इधर आर्यन ने सारी दलिया रूम में मौजूद डस्टबिन में उड़ाल दिया और खाली बाउल टेबल पर रख के मुड़ी ही थी कि डोर पर खड़े विवन को देखकर उसकी मानो जान ही निकल गई। वो हड़बड़ाते हुए डस्टबिन के पास आई और डस्टबिन को अपने आड़ में छुपाते हुए
विवन के सामने खड़ी हो और विवन में एक टक उसकी हरकत देख रहा था। क्या कर रही हो यहाँ पूछते हुए उसने दोनों हाथ क्रॉस किया। मैं बाहर जा रही थी टहलने के लिए। आर्यन की बात सुनते हुए विवन की नजर टेबल पर रखी खाली बाउल पर गई। खाना खाया तुमने पूछते हुए विवन दोनों हाथ पॉकेट में डाले अंदर आया तो आर्यन ने झट से घूमकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तो तुम्हारा खाना तुम्हारे पेट की जगह डस्टबिन में क्या कर रहा है कहते हुए फिर रुका और आर्यन के बगल पड़े डस्टबिन पर नजर डाली तो इधर आर्यन सिर्फ हाथ पे पटक कह रही थी। वे पैर पटकते हुए बेड के ग्राउंड से टिक कर बैठ गई। उसने अपने बेड पर रखा चिप्स का पैकेट उठाया और एक चिप्स निकालकर मुंह की तरफ बढ़ाया था कि विवन ने चिप्स और चिप्स का पैकेट उसके हाथ से छीन लिया। वो तो यहाँ बेड पर बैठी आर्यन उसे घूरने लगी। उसने विवन को चिप्स और पैकेट डस्टबिन में डालते हुए देखा। फिर उसके पीछे खड़ी लस्सी को जिसके हाथ में चिप्स का पैकेट था। लस्सी को देखकर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये किसके लिए है लस्सी? विवन अब लस्सी से पूछ रहा था। वो मैं तो इधर आर्यन ने लस्सी की बात बीच में काटी। वे अपने लिए लेकर आई थी विवन कहते उसने आंखें बड़ी करके लस्सी को दिखाई और नाम में गर्दन हिलाई तो लस्सी ने आर्यन को देखते हुए कहा यस सर। वहीं विवन वापस आर्यन की तरफ मुड़कर आर्यन को घूरते हुए अपने पीछे खड़ी लस्सी से कहा जाओ जाकर एक गिलास दूध और दलिया लेकर आओ और ये चिप्स का पैकेट खोलकर इसके सामने डस्टबिन में फेंकते हुए जाना। लस्सी कहकर विवन आर्यन के पास आया। उधर लस्सी ने लाचारी से लिप चिप्स का पैकेट खोला और चिप्स डस्टबिन में फेंकते हुए रूम से चली गई। तो यहाँ बेड पर बैठी आर्यन का मुंह बन गया। विवन ने उसके पैर के पास बैठते हुए कहा बहुत तेज हो रही हो तुम्हें डॉक्टर ने ये सब चीज खाने के लिए मना किया है ना। ठीक हो जाना फिर जो चाहे खा लेना तुम बहुत बुरे हो कहकर उसने मुंह टेढ़ा किया। तो इस पर विवन ने कहा वो मैं जानता हूँ कोई नई बात बताओ कल से मुझे ऑफिस जाना है। विवन में घर पे मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ कहते हुए उसने अपने घुटने मोड़ लिए। एक बार ठीक हो जाओ तब चली जाना विवन ने कहा। तभी लस्सी रूम में खाने की ट्रॉली ले आई और ट्रॉली विवन के पास रखकर डोर बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गई। विवन ने ट्रॉली में से खाने की प्लेट उठाई और आर्यन को डिनर कराने लगा। विवन प्लीज जाने दो ना ऑफिस प्लीज 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 कहते हुए उसने बांट लिया। नहीं अभी नहीं कहते हुए विवन ने चम्मच बढ़ाया। अच्छा मानने का क्या लोगे उसने पूछा। तो विवन ने कहा जिस दिन ऑफिस जाना होगा तुम्हें उस दिन बताऊंगा। विवन मैं कल की बात कर रही हूँ। वे अब खफा हो रही थी तो यहाँ विवन ने हार मान ली। ठीक है चलना कल ऑफिस। उससे बातें करते हुए विवन ने उसे डिनर करा दिया था। उसने खाली प्लेट ट्रॉली में रखा और दूध का गिलास उसके आगे करते हुए कहा इसे फिनिश करोगी तभी ले चलूंगा। तो यहाँ आर्यन ने दूध का गिलास लिया और एक बार में पूरा दूध गटक कर उसे खाली गिलास पकड़ाते हुए कहा तुम मुझे ब्लैकमेल करना कब बंद करोगे? जब तुम मेरी बातें मानना शुरू करोगे तो तब कहते हुए विवन ने गिलास ट्रॉली में रखी। तुम बहुत तेज हो विवन। आर्यन ने उसे घूर रही थी तो विवन मुस्कुरा और कहा तो तुम धीरे हो जाओ। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। उनकी ये नोकझोंक एक महीने से चलती आ रही थी और भी जिंदगी भर ऐसे ही चलने वाली थी। खैर यहाँ आर्यन ने विवन को घूरते हुए कहा आज तुम यहाँ नहीं सोगे? और वो क्यों? विवन ने पूछा। तो आर्यन ने कहा अब मैं ठीक हो गई हूँ इसलिए चले जाओ मेरे रूम से कहते हुए बेड से उठी और उसे कंधे से पूछ गया। तो यहाँ विवियन ने कोई को हार माननी पड़ी। वो मुड़कर बोला ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा कहते हुए विवन ने झटके से उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाया। तो आर्यन एकटक उसे देखने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।